सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, स्थान कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। बच्चों, लेसन प्लान के अनुसार हमारा अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, द्विध्रुवीयता के उदय के कारण। तीसरा, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की प्रकृति एवं शीत युद्ध के कारण। चौथा, क्यूबा मिसाइल संकट। पांचवा, शीत युद्ध के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव। छठवां, तनाव शैथिल्य या दितांत का अर्थ, तनाव शैथिल्य अपनाए जाने के कारण एवं विशेषताएं। सातवां, गुट निरपेक्ष आंदोलन। आठवां, नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और नौवां, भारत और शीत युद्ध। तो बच्चों, हम इन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। तो सबसे पहले अपन शीत युद्ध को नॉर्मल रूप में देखते हैं कि शीत युद्ध का दौर जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्टार्ट होता है और ये जो है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात समाप्त होता है। कुल मिलाकर शीत युद्ध का जो दौर है वो 1945 से 1991 के बीच माना जाता है। तो बच्चों, इस शीत युद्ध के बारे में हम एक सामान्य जानकारी रखते हैं। वो ये कि शीत युद्ध में आमने सामने की लड़ाई नहीं होती। इसमें दो पक्षों के मध्य, दो देशों के मध्य ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, तनाव की स्थिति होती है। इसमें किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता। शीत युद्ध में खून खराबा नहीं होता, लेकिन दोनों देशों के मध्य एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाता है, इस प्रकार से भ्रम फैलाया जाता है कि दोनों देशों के मध्य जो तनाव की स्थिति रहती है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब तब बस युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं तो इनके बीच में युद्ध नहीं होता। युद्ध जैसे स्थिति निर्मित होती है लेकिन युद्ध नहीं होता। इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों, जिनमें पूर्वी यूरोप के देश थे, और उसका जो विरोधी खेमा जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे, इनको अपन पश्चिमी देश कहते हैं। तो दो गुट हो गए, एक सोवियत संघ वाला गुट और दूसरा अमेरिका गुट। सोवियत गुट में पूर्वी यूरोप था और अमेरिका के गुट में पश्चिमी यूरोप था। तो इन दोनों के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में भू राजनीतिक तनाव की स्थिति की जो अवधि है 1945 से 1991, इसी को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। तो समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत शीत युद्ध की समाप्ति से 1991 से माना जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति 1991 से माना जाता है और उसी के समय से समकालीन विश्व राजनीति मानी जाती है। तो हम देखते हैं बच्चों कि 1991 के बाद जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, लेकिन समकालीन विश्व राजनीति को समझने के लिए जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीय विश्व का जो उदय हुआ उसको हमको समझना बहुत आवश्यक है। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन दो बड़ी बड़ी शक्तियां आमने सामने आ गई, अमेरिका और रूस।
ये दो ध्रुवीय विश्व को, उनका उदय को हमको समझना आवश्यक है। तो बच्चों, इसी पर हम चर्चा करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीय विश्व का उदय। तो अब हम देखते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थ एवं स्वरूप क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 के मध्य में हुआ और इसने अंतरराष्ट्रीय शक्ति संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित किया। विश्व के पूर्व के सभी बड़े राष्ट्रों को इस युद्ध से अत्यधिक क्षति पहुंची, जिसके कारण पहले की तुलना में ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र थे वो कमजोर हो गए। पहले बहुत शक्तिशाली थे लेकिन युद्ध में उनका सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये सारे जो राष्ट्र थे वो कमजोर हो गए। जो कमजोर राष्ट्र शक्तिशाली थे पहले और अब कमजोर हो गए, उनमें कौन कौन से राष्ट्र थे? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और पुर्तगाली। तो इनकी कमजोर स्थिति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूरोप में एक प्रकार की शक्ति शून्यता की स्थिति निर्मित हो गई। इस स्थिति ने अमेरिका और सोवियत संघ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करें। दोनों के बीच में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने शीत युद्ध को जन्म दिया। इसने यूरोप को, पश्चिमी यूरोप जिसका नेतृत्व करता अमेरिका था और पूर्वी यूरोप जिसका नेतृत्व करता सोवियत संघ था, दोनों को विभाजित कर दिया शीत युद्ध ने। दोनों खेमों ने अपनी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। गठबंधन के जवाब में प्रति गठबंधन का निर्माण हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। इसका अभिप्राय होता है दो ध्रुवीयता का कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के दो ध्रुव या खेमे बन जाना और जिसका नेतृत्व एक बड़ी शक्ति करती है। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये दो शक्तिशाली राष्ट्र तो सामने आ गए, एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक दूसरे की गलत विचारधाराएं हो गई। तो ऐसी कौन सी स्थितियां निर्मित हो गई जिससे विश्व जो है दो खेमे में बढ़ गया, द्विध्रुवीयता का उदय हो गया? तो अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर पहला कारण देखते हैं दो महाशक्तियों का उदय। तो विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में द्विध्रुवीयता का उदय प्रत्यक्ष रूप से अंतरराष्ट्रीय शक्ति संरचना में आए बदलाव तथा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में दो महाशक्तियों के उदय का परिणाम है। ये दोनों शक्तियां थी, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला था और सोवियत रूस साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला था। तो दोनों की भिन्न भिन्न विचारधाराएं थी और दोनों अपनी भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। अब दूसरा हम देखते हैं कि अमेरिकी अलगाववाद की समाप्ति। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नारा था कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकनों के लिए है। युद्ध के पश्चात इंग्लैंड यूरोप में अपनी पहले जैसी भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम नहीं था। टर्की तथा यूनान के संकट के दौरान उसकी अक्षमता स्पष्ट हो गई थी, वो ताकतवर नहीं रह गया था। इस परिस्थिति में अमेरिका के लिए ये हो गया था, वह स्थिति निर्मित हो गई थी कि वह अलगाववाद का परित्याग करे और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। तीसरा, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की विशिष्ट भावना। तो साम्यवादी सोवियत संघ तथा लोकतांत्रिक अमेरिका के बीच जो राजनीतिक एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, अर्थात प्रतियोगिता की विशिष्ट भावना विद्यमान थी, उसने दोनों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परस्पर एक दूसरे के बढ़ते हुए प्रभाव को बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। अब हम देखेंगे चौथा, परमाणु हथियारों की अंधी होड़।
तो सोवियत संघ का परमाणु शक्ति संपन्न हो जाना भी विश्व की द्विध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण था। विश्व के अनेक देशों में अपने आप को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित कर लिए। जहां अमेरिका ने साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए कार्य किया, वहीं सोवियत संघ ने साम्यवाद के प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार से अमेरिका और जो रूस था, दोनों अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने लगे, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए और विश्व जो है द्विध्रुवी में परिवर्तित हो गया। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति है। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वर्तमान विश्व व्यवस्था में एक ध्रुवीय व्यवस्था है, क्योंकि शीत युद्ध दो देशों के बीच ही था, दो राष्ट्रों के बीच ही था, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अब उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं रहा, सोवियत संघ समाप्त। तो सोवियत संघ में एक बड़ी ताकत के रूप में रूस है, परंतु आज जो रूस की स्थिति है वो पहले जैसे नहीं है। इसलिए आज महाशक्ति का जो दूसरा पहलू था उसका स्थान रिक्त है और मात्र अमेरिका ही सबसे अधिक शक्तिशाली बनकर सामने है। वर्तमान में हम देखते हैं चीन, जापान, जर्मनी, भारत ऐसे देश है जो तेजी से विकास कर रहे हैं। इन राष्ट्रों की आर्थिक, सैनिक, व्यापारिक, तकनीकी शक्तियों में तेजी से वृद्धि हो रही है, परंतु ये राष्ट्र जो है सोवियत संघ द्वारा जो रिक्त महाशक्ति का स्थान है, जो उस समय था, उतना अपने आप को ताकतवर बनाने का स्थिति अपने आप में नहीं कर पाया है। भविष्य में इन राष्ट्रों की बढ़ती हुई शक्ति के रूप में उभरने की पूरी संभावना है, परंतु वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही एक महाशक्ति है, जिसके कारण उसका आचरण जो है निरंकुश एवं दबावकारी हो गया है। यदि सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में मौजूद होता तो अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान या इराक में जिस तरह सैन्य हस्तक्षेप किया वो नहीं कर पाता, एवं विश्व के अन्य राष्ट्रों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो दबाव बनाता है अमेरिका, वो नहीं कर पाता। अंतरराष्ट्रीय शांति, व्यवस्था, समानता के लिए विश्व का द्विध्रुवी या बहुध्रुवी होना बहुत आवश्यक है। अब हम देखेंगे बच्चों शीत युद्ध क्या है। तो अभी थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन इससे पहले दिया था शीत युद्ध के बारे में, अब हम इसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। तो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में एक नया विषय जुड़कर आया है। शीत युद्ध एक ऐसा शब्द है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों महाशक्तियां, कहने का मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य संबंधों की स्थिति को अभिव्यक्त करता है कि दोनों देशों के मध्य में किस प्रकार की स्थिति थी, उसको व्यक्त करता है। तो इनके बीच जो स्थिति थी वो कैसी स्थिति थी? तनाव की स्थिति थी, अपने आप का वर्चस्व बढ़ाने की स्थिति थी। तो यहां पर वही चीज कहा गया है कि ये जो शीत युद्ध है ये बिना हथियार का युद्ध है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसमें वैचारिक टकराव होते हैं, सैन्य प्रतिस्पर्धा होती है, कूटनीतिक तोड़फोड़, जोड़ तोड़, दुष्प्रचार, मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, इन तरीकों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जाता है, एक दूसरे को क्षति एवं हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और हमारा जो प्रतिपक्षी रहता है उसको कमजोर करने के लिए साजिश रची जाती है। इस प्रकार शीत युद्ध में युद्ध का जो मैदान होता है वो मानव का मस्तिष्क होता है, जहां से विचारधाराएं उत्पन्न होती है और विश्व जो है तनाव की स्थिति में युद्ध जैसी स्थिति को निर्मित कर देता है, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता। यही है शीत युद्ध। तो वस्तुतः शीत युद्ध युद्ध ना होकर के युद्ध की परिस्थितियां हैं। युद्ध नहीं होता,
लेकिन युद्ध जैसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, जिसमें प्रत्येक पक्ष अपने स्वार्थों को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है तथा उसकी रक्षा करता है। इसमें दोनों पक्ष युद्ध रहित होकर एक दूसरे को निरंतर कमजोर करने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों शीत युद्ध की प्रकृति। शीत युद्ध की प्रकृति कैसे होती है? तो शीत युद्ध में युद्ध जैसा तनाव होता है, परंतु उसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध में विरोधी पक्षों के आचरण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा अगर शक्तिशाली है तो उससे अधिक अब शक्तिशाली अपने आप को दिखाने का प्रयास किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा सैनिक संगठन बनाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार शस्त्रों की दौड़ होती है, शस्त्रों का बाजार, शस्त्रों का जखीरा तैयार किया जाता है। शीत युद्ध में प्रचार का सहारा लिया जाता है। शीत युद्ध मस्तिष्क का युद्ध है। यह एक राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति है, और यह जो युद्ध है वास्तविक युद्ध से अधिक और भयावह और घातक होता है। इसमें विश्व शांति एवं सुरक्षा युद्ध के साए में रहते हैं। शीत युद्ध में दोनों पक्ष प्रचार प्रसार, गुप्तचर, सैनिक संधियां और प्रादेशिक गुटबंधनों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लगे रहते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है शीत युद्ध का ऐतिहासिक कारण। तो ऐतिहासिक कारण, पश्चिमी देश सन 1917 में सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति को संदेह की दृष्टि से देखते थे। सन 1917 के पश्चात से ही पश्चिमी देश सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे। अमेरिका पश्चिमी देश का जो नेतृत्व करता था वो सोवियत संघ को समाप्त करना चाहता था। उनका मानना था कि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन है और साम्यवाद का लक्ष्य क्या है? पूंजीवाद को समाप्त करना है, और पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद को प्रसार करना चाहता है। तो ब्रिटेन ने सोवियत संघ को सन 1924 में तथा अमेरिका ने सन 1933 में मान्यता दी। पश्चिमी राष्ट्र ने हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से हमारा इतिहास है। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में अविश्वास बढ़ता गया। अब हम देखेंगे शीत युद्ध का दूसरा कारण है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर सोवियत संघ में व्यापक क्षति पहुंचा रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया ये धुरी राष्ट्र थे, और मित्र राष्ट्र की ओर हम देखें तो अमेरिका था, रूस था, ब्रिटेन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो धुरी राष्ट्र था वो मित्र राष्ट्र सोवियत संघ में व्यापक क्षति पहुंचा रहा था। तो वहां का जो राष्ट्रपति था स्टालिन रूस का, उसने अपने मित्र जो मित्र राष्ट्र की ओर से लड़े थे, अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट और दूसरा ब्रिटेन जो मित्र राष्ट्र की ओर थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा खोलने का आग्रह किया ताकि हिटलर की शक्ति क्षीण हो जाए और उसका ध्यान बट जाए और रूस की सुरक्षा हो सके। परंतु जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका और उसके सहयोगी, उन्होंने सोवियत संघ के आग्रह को ध्यान नहीं दिया तथा यह प्रयास किया कि हिटलर जो है सोवियत संघ को बर्बाद कर दे। सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों की आंतरिक इच्छा को भांप लिया और यह रहा द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। सोवियत संघ भी जो अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता था फिर, क्योंकि उसको मित्र राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला, इसलिए वो भी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार से जहां पर एक ओर अमेरिका ताकतवर हो गया, वहीं पर दूसरी ओर सोवियत संघ भी ताकतवर हो गया। इस प्रकार से दूसरा मोर्चा तैयार हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो मतभेद थे वो भी शीत युद्ध का कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य यूरोपीय मुद्दों पर मतभेद उभर कर सामने आए।
अमेरिका सहित पश्चिमी देश पूर्वी यूरोप के देशों में निर्वाचित लोकतंत्र सरकार की स्थापना चाहते थे। लेकिन अमेरिका चाहता था कि वहां पर जो सरकार है वही रहे। इस प्रकार से दोनों देशों के मध्य में निर्वाचन को लेकर के मतभेद हो गया। अब हम अगला देखते हैं, चौथा, माल्टा समझौते का उल्लंघन। तो 1945 में रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने और स्टालिन, इनके मध्य माल्टा में एक सम्मेलन हुआ, परंतु सोवियत संघ ने शीघ्र ही माल्टा समझौते की शर्तों को मानने से उल्लंघन कर दिया। पोलैंड में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित सरकार का गठन होने का प्रस्ताव था, परंतु युद्ध के अंत होते समय सोवियत संघ ने अमेरिकी एवं ब्रिटिश पर्यवेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने से मना कर दिया। सोवियत संघ ने हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया एवं चेकोस्लोवाकिया में युद्ध विराम तथा माल्टा समझौता और पोट्सडाम संधि का उल्लंघन कर दिया। सोवियत संघ ने माल्टा समझौते के विरुद्ध सोवियत संघ के रुख से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में मतभेद बढ़ गए और ये भी जो है वो शीत युद्ध का कारण बना। अब पांचवा हम देखते हैं कि शक्ति संघर्ष। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो शक्तिशाली राष्ट्रों में विभक्त हो गया। शक्ति का संघर्ष है, दो महाशक्तिशालियों के बीच में विश्व बढ़ गया। पहला गुट था साम्यवादी गुट सोवियत संघ, दूसरा गुट था पूंजीवादी गुट अमेरिका। तो इन गुटों में विश्व पर प्रभाव जमाने के लिए विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर दिए लोग, अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते थे। दोनों महाशक्तियों में प्रभुत्व का संघर्ष प्रारंभ हो गया। अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने नाटो, सीटो और सेंटो जैसे सैनिक गठबंधन का निर्माण किया। इनकी सैनिक गठबंधन को देखते हुए सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट और कॉमिकाम का गठन किया गया। तो इस प्रकार से गठबंधन बढ़ते जा रहे थे। अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को फैलाने के लिए दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न देशों में सैनिक गठबंधन किए, सैन्य हथियारों की सप्लाई की, सैनिक आधार प्रदान किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच टकराव एवं तनाव की स्थिति बनी रही। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मार्शल प्लान। तो सन 1947 में अमेरिका ने यूरोप के युद्ध पीड़ितों की सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मार्शल प्लान प्रारंभ किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो यूरोप के जो देश थे जो अमेरिका के साथ में थे, युद्ध में उनका बहुत अधिक नुकसान हुआ। तो अमेरिका उनकी सहायता के लिए सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना बनाया उसको मार्शल प्लान कहा गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी यूरोप के साथ साथ जो सोवियत संघ के गुट के भी थे उनका भी व्यापक बर्बादी हुआ था, व्यापक नुकसान हुआ था। अतः सोवियत संघ को भी व्यापक स्तर पर सहायता की आवश्यकता थी। तो रूस को भी सहायता मिलना चाहिए, सोवियत संघ को भी सहायता मिलना चाहिए। लेकिन मार्शल प्लान के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए उसमें पक्षपात किया गया, सोवियत हितों की उपेक्षा की गई। जब दोनों गुटों का नुकसान हुआ है तो दोनों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो केवल अमेरिकी गुट को सुविधाएं मिली, सोवियत गुट को नहीं मिला। परिणामतः सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य में कटुता बढ़ी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे। बर्लिन की नाकेबंदी, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, अणु बम का आविष्कार एवं सोवियत संघ को इस रहस्य बेखबर रखना, तो वीटो का प्रयोग आदि बहुत सारे मुद्दे थे जिनके मध्य में सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य में टकराव पैदा होना स्वाभाविक था। अब हम देखेंगे कि शीत युद्ध के विभिन्न चरण। शीत युद्ध के विभिन्न चरण।
तो प्रथम चरण, शीत युद्ध का जो प्रथम चरण है वो है 1945 से 1953। तो इस काल में अमेरिका ने सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया। 5 मार्च सन 1946 को अमेरिका के फुलटन स्थान पर चर्चिल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को सीमित कर एवं नियंत्रित करने के आह्वान पर महत्वपूर्ण मोड़ आया। सन 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सोवियत प्रसार को सीमित करने की घोषणा की। पश्चिमी यूरोप के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए चलाए गए मार्शल प्लान में सोवियत संघ के साथ पक्षपात किया गया था। सन 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ आमने सामने आए। सोवियत संघ ने पश्चिमी वस्तुओं एवं मुद्राओं को रोकने के लिए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने बर्लिन एयर लिफ्ट प्लान के तहत कार्रवाई की। इस द्विध्रुवी व्यवस्था ने जर्मनी को 2 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। सन 1949 में चीन को साम्यवादी सरकार की स्थापना से साम्यवादी आंदोलन की शक्ति और बढ़ गई। अब हम देखेंगे द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण सन 1953 से 1963। इस दौर में अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य सैनिक गठबंधन की स्थापना हुई। परमाणु शस्त्र का दौड़, U2 की घटना तथा सन 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, ये प्रमुख घटनाएं थी द्वितीय चरण की। तो ये 2 महाशक्तियां थी, इनके मध्य में विश्व में प्रभुसत्ता स्थापित करने की दिशा में गंभीर एवं संकटों का भरा दौर था द्वितीय चरण। सन 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय द्वितीय विश्व व्यवस्था ने विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस प्रकार से क्यूबा मिसाइल संकट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। बच्चों, ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2020 में वार्षिक परीक्षा हुई उसमें ये क्यूबा मिसाइल संकट परीक्षा में पूछा गया था। तो क्यूबा मिसाइल संकट, इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्यूबा अमेरिका के करीब एक द्वीपीय देश है। अमेरिका के करीब है वो, लेकिन वो मित्र किसका है? रूस का है। ठीक है, और सपोर्ट किसका करता है? रूस का करता है। तो वही स्थिति यहां पर एक चीज और ध्यान देना है बच्चों की, यहां पर तीन लीडर लोगों का नाम आता है। क्यूबा मिसाइल संकट में 3 जो प्रमुख लीडर है उनका नाम आता है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो। ये तीनों का नाम आप याद रखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा जो शासित है क्यूबा है, क्यूबा किनसे चलता था? सोवियत संघ वाला गुट से चलता था, सोवियत संघ की मदद करता था। तो सोवियत संघ के जो नेता थे उनको ये चिंता थी कि क्यूबा अमेरिका के निकट है, अमेरिका कभी भी इन पर आक्रमण कर सकता है। तो इस प्रकार की धारणा है इनके पास, सोवियत संघ के नेताओं के पास। तो अमेरिका साम्यवादियों द्वारा जो शासित क्यूबा है उस पर आक्रमण कर देगा और जो क्यूबा के राष्ट्रपति है उस समय फिदेल कास्ट्रो थे, उसकी तख्ता पलट हो जाएगी। क्योंकि क्यूबा जो है अमेरिका के तट से लगा हुआ है, एक छोटा सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। और सोवियत संघ जो है क्यूबा को राजनीतिक, कूटनीतिक एवं वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया, जिससे अमेरिका उस पर आक्रमण न कर सके। 1965 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका को रूस जो है वो नजदीक से हमला कर सकता था। तो इन हथियारों की तैनाती के बाद सोवियत संघ रूस को
सोवियत संघ अमेरिका को पहले की तुलना में अधिक ठिकाने पर 2 गुना अधिक ताकतों से अधिक नुकसान पहुंचा सकता था और उसके अधिक शहरों को भी अधिक नुकसान पहुंचा सकता था, उस पर हमला बोल सकता था। तो इस प्रकार से क्यूबा में मिसाइल तैयार हो जाने से सोवियत संघ की ताकत बढ़ गई थी। तो यहां पर जब क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार जब उनके भनक लगी तो वो काफी भयभीत हो गए। बोले कि इस प्रकार की स्थिति है और हमको 3 हफ्ते के बाद पता चल रहा है। वो ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे कि दोनों के बीच में परमाणु युद्ध शुरू ना हो जाए। वो डर रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। लेकिन वो इस बात से भी दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा दे। वो ये भी बोल रहे थे कि जो क्यूबा में सोवियत संघ ने, ख्रुश्चेव ने मिसाइल और परमाणु हथियार जो रखा हुआ है उसको हटा दे। कैनेडी ने आदेश दिया कि जो अमेरिकी जंगी है उनके बेड़ों को जिन रास्ते से सोवियत संघ के जहाज आते थे उनके सामने में ले जाके रखो और उनके आने वाले जहाजों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को उसके इस रवैये से, सोवियत संघ के रवैये से गंभीर रूप से चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि अब दोनों आमने सामने हो गए हैं और इन दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। किसी भी समय परमाणु युद्ध हो सकता है। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जानते हैं। तो इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह कोई आम युद्ध नहीं होता यदि युद्ध होता तो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध को टालने का फैसला किया। और दुनिया ने, जब इन दोनों ने युद्ध टालने का फैसला किया तब दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो फिर अपनी गति को धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो युद्ध था वो टल गया और क्यूबा मिसाइल संकट ही जो है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं शीत युद्ध का तीसरा चरण। तो सन 1962 की क्यूबा मिसाइल संकट के पश्चात विश्व दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव शिथिलता का दौर प्रारंभ हुआ। मतलब दोनों देश जो है युद्ध को टाल दिए, अमेरिका और रूस। तो क्यूबा मिसाइल संकट के बाद में दोनों देशों के बीच में तनाव शिथिलता का दौर शुरू हो गया। जहां दोनों देश आमने सामने थे उस तनाव को कम करके दोनों देशों के मध्य में, दोनों पक्षों के मध्य में मित्रता, सहयोग और भाईचारे की भावना का विकास होना तनाव शिथिलता कहा जाता है। तो सन 1986 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने स्टार वार प्रोग्राम को प्रारंभ किया। सोवियत संघ काफी कमजोर हो चुका था। आर्थिक कमजोरी, आंतरिक अंतर्विरोध, सोवियत समाज की जकड़न, भ्रष्टाचार आदि तत्वों ने भी जो है सोवियत संघ को कमजोर कर दिया था। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेरेस्ट्रोइका या ग्लासनोस्त परीक्षा में पूछा जाता है। पेरेस्ट्रोइका या ग्लासनोस्त क्या है? तो बच्चों ग्लासनोस्त का अर्थ है पुनर्गठन। ग्लासनोस्त का मतलब है पुनर्गठन। तो उस समय सोवियत रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधारवादी नीति, सरकारी संस्थाओं और क्रियाकलापों में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जो नीति लागू की उसे ग्लासनोस्त कहा जाता है। बच्चों अब हम देखेंगे शीत युद्ध के परिणाम या प्रभाव। शीत युद्ध के परिणाम या प्रभाव। तो पहला देखते अपन द्विध्रुवीय विश्व राजनीति।
तो शीत युद्ध ने विश्व को दो गुटों में विभक्त कर दिया। पहला प्रभाव, विश्व की समस्याओं को इन्हीं गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय समस्याएं और उलझ गई। कश्मीर समस्या, कोरिया संकट, अरब इजराइल युद्ध, शीत युद्ध का मुद्दा, ये सब बनकर रह गया। इस युद्ध के कारण विश्व राजनीति में मध्यम मार्ग की गुंजाइश को खत्म कर दिया। अब हम दूसरा देखेंगे, आणविक युद्ध को बढ़ावा। तो शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप हथियारों की होड़ तथा आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई। 1962 में क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। हथियारों की होड़, आधुनिकीकरण हथियार, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हथियारों के बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। अब हम तीसरा देखते हैं, सैनिक संधियों एवं गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने नाटो, सीटो और सेंटो का निर्माण किया, सैनिक गठबंधन बढ़ाया। नाटो का मतलब, बच्चों ये जो फुल फॉर्म है परीक्षा में आते हैं, नाटो, सीटो और सेंटो, है ना। तो नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो का मतलब है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेंटो का मतलब है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो तीनों संगठन थे, इसका निर्माण किसने किया? अमेरिका ने किया। इनके विरुद्ध रूस ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। इस प्रकार से गठबंधन से विश्व में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का कमजोर होना। शीत युद्ध का परिणाम संयुक्त राष्ट्र संघ का कमजोर होना। तो शीत युद्ध से जन्मी आपसी टकराव ने अंततः स्तर पर सामंजस्य की संभावना को कम किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को युद्ध अखाड़े में खड़ा कर दिया। अमेरिका तथा सोवियत संघ ने अपने अपने गुटों के हितों की रक्षा के लिए वीटो पावर का खुलकर निषेधाधिकार का प्रयोग किया। कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ मुख दर्शक या बहरों का संवाद बनकर रह गया। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो शीत युद्ध में कमजोर बनकर रह गया। अगला परिणाम हमारे सामने, विश्व के जितने भी राष्ट्र थे जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, वो दोनों गुट में काफी प्रभावित थे। वो किस गुट की ओर जाए उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। सभी युद्ध से नए नए उभरे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर सारे गुटों ने, सारे देशों ने मिल करके एक नए गुट का निर्माण किया, जिसका नाम है गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप। शीत युद्ध से आपसी टकराव एवं कलह ने विश्व में गुट निरपेक्षता आंदोलन एवं तृतीय शक्ति को जन्म दिया। अब हम छठवां परिणाम देखते हैं शीत युद्ध का, मानवीय कल्याण की उपेक्षा की गई इसमें। तो शीत युद्ध के कारण विश्व में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा, देश के लिए मर मिटना है। संपूर्ण विश्व में मानव कल्याण की घोर उपेक्षा हुई। परिणाम स्वरूप विश्व में भूखमरी जैसी स्थिति निर्मित हुई, बेरोजगारी हुई, अशिक्षा हुआ, आर्थिक पिछड़ापन हुआ, राजनीतिक अस्थिरता का प्रश्न उपेक्षित रहा। तो ये सारी चीजें रही। साथ ही साथ नव उपनिवेशवाद का भी जन्म हुआ। नव उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, वो लोग कमजोर राष्ट्र को आर्थिक सहायता देते थे और आर्थिक सहायता के माध्यम से उस पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार दिखाते थे। तो सैन्य गठबंधनों के कारण राष्ट्र के आंतरिक मामलों में वैचारिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं, उसका जन्म हो गया। इसके अलावा शीत युद्ध के परिणामतः परोक्ष युद्ध भी बढ़ा तथा विश्व समुदाय में सामूहिक सुरक्षा की भावना क्षीण हो गई। अब हम देखेंगे बच्चों, शीत युद्ध में हमको क्या क्या अच्छाइयां देखने को मिली, सकारात्मक परिणाम। बच्चों ये परीक्षा में आ चुका है।
परीक्षा में 2020 में 25 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम लिखिए। तो शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम के अंतर्गत हम देखते हैं कि शीत युद्ध में गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। शीत युद्ध में नवोदित राष्ट्र को उपनिवेश से सही अर्थों में आजादी मिली। उन्होंने अपना दो गुट से अलग रहकर स्वतंत्र नीति का पालन किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत किया, सूत्रपात किया। अब उनको दोनों गुटों से कोई मतलब नहीं, स्वतंत्र रहकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करेंगे, तो ये सही मायने में स्वतंत्र हुए। दूसरा जो है सकारात्मक प्रभाव, सुरक्षा परिषद से शीत युद्ध के कारण शक्ति महासभा के हाथ में आ गई, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव परिषद में वीटो राजनीति के कारण पास नहीं हो पाया। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को बढ़ावा मिला। विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। तकनीकी, संचार, औद्योगिक, आणविक आदि क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। सन 1989 में विश्व इतिहास में चमत्कारी मोड़ आया और शीत युद्ध का अंत हो गया। सोवियत संघ में उभरता हुआ आर्थिक एवं राजनीतिक संकट तथा गोर्बाचोव जैसे उदारवादी नीति के समर्थक, इन्होंने शीत युद्ध का अंत कर दिया। सन 1989-90 खाड़ी संकट के समय सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर सुरक्षा परिषद में इराक व उसके विरुद्ध प्रस्ताव रखा। आज शीत युद्ध जो है हमारे लिए अतीत की वस्तु बनकर रह गई है। अब हम देखेंगे बच्चों, दोनों देशों के बीच में अभी तक तो युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, तनाव का वातावरण था। अब हम देखेंगे कि इनके बीच में वो जो तनाव था उसको कम करना, वो कहलाता है तनाव शैथिल्य। दो देशों के मध्य में तनाव को शिथिल करना, कमजोर करना, तनाव शैथिल्य या दितांत। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण में सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में सन 1962 में जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, तो उसके उपरांत दोनों जो आमने सामने हो गए थे, लेकिन आकस्मिक ऐसा हुआ कि दोनों अपना रास्ता बदल दिए, युद्ध का विचार त्याग दिए और एक नया मोड़ आया। शीत युद्ध के वैमनस्यतापूर्ण संबंध को परिवर्तित करके उन्होंने सौहार्द, मधुर मिलन, इस ओर सोचने के लिए सामने हुए। प्रतिस्पर्धा और अविश्वास के संबंध, तनाव शैथिल्य, मित्रता, सामंजस्य, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और परस्पर विश्वास में परिवर्तित होने रहे। शीत युद्ध के नकारात्मक संबंध, आपसी विचार विमर्श की इच्छा, समझौतावादी दृष्टिकोण एवं मैत्रीपूर्ण सहयोग की ओर सारे लोग बढ़ने लगे। अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में इन नवीन परिवर्तन को तनाव शैथिल्य या दितांत के नाम से हम जानते हैं। तो बच्चों, ये दितांत जो शब्द है, अभी तनाव शैथिल्य और दितांत हम पढ़ रहे थे, तो जो दितांत शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो जिसका अर्थ होता है तनाव शैथिल्य। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य तनाव की कमी और उनका परस्पर बढ़ता हुआ सहयोग ही तनाव शैथिल्य है। अब हम देखेंगे तनाव शैथिल्य की प्रकृति। तनाव शैथिल्य की प्रकृति, तो तनाव शैथिल्य में सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद जो महाशक्तियां होती है वो आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। तनाव शैथिल्य महाशक्तियों के व्यवहार के नियमों की व्यवस्था है। तनाव शैथिल्य नीति निर्माताओं के मध्य में संचार व्यवस्था को स्थापित करने की व्यवस्था है, जिससे असंतुलित निर्णय और दुर्घटना के खतरे कम होते हैं। तनाव शैथिल्य में सैन्य गुटबंदियों का महत्व कम हो जाता है। गुटबंदी नहीं होता। अभी हमने सीटो, सेंटो, नाटो, वार्सा जैसे जो गुटबंदी रखे थे ना, वो तनाव शैथिल्य में नहीं होता, क्योंकि अब मित्रता की बात आ गई, गुट बनाने की जरूरत नहीं है हमको। और इसमें शस्त्रीकरण का जो खेल है,
अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते थे हम, वो समाप्त हो गया। उसके जगह में मैत्रीपूर्ण संबंध, उसकी छाया में हमको खेलना है, ऐसा। तो राजनीतिक तथा आर्थिक विचार विनिमय में हमको सहायता मिलती है, सहयोग की भावना हो गई। अब हम लोग जो है विदेशों में जाएंगे और विदेश के लोग हमारे यहाँ आएंगे, आचार विचार में विनिमय होगा, एक दूसरे के प्रति लेन देन होगा, व्यापार बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय सहायता होगी, सुरक्षा होगी। तो इस प्रकार से राजनीतिक तथा आर्थिक विचार विनिमय में हमको सहायता मिलेगी। अब हम देखेंगे तनाव शैथिल्य अपनाए जाने के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण हम शीत युद्ध के बाद में हम तनाव शैथिल्य को अपना रहे हैं? तो उसमें सबसे पहला कारण है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो क्यूबा का मिसाइल संकट सन 1962 में, अभी हमने पढ़ा थोड़ा देर पहले, दोनों ही महाशक्तियों ने अपनी अपनी मिसाइलें लगा दी थी, जिससे दोनों देशों के मध्य में ऐसा महसूस हो रहा था कि अब दोनों के बीच में युद्ध होकर रहेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी जो उत्तेजना है, वो उत्तेजना जो है उन्होंने कम करके शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने सेनाओं को हटा लिया वहां से। अब हम दूसरा देखेंगे तनाव शैथिल्य अपनाए जाने का कारण परमाणु युद्ध का डर। दोनों शक्तिशाली थे, जितना परमाणु हथियार अमेरिका के पास में था उतना रूस के पास भी था। तो दोनों महाशक्तियों ने हथियारों की प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे शीत युद्ध का जन्म हो गया था। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं चीन भी परमाणु संपन्न शक्तिशाली देश बन गया है। ऐसी स्थिति में दोनों महाशक्तियों को शीत युद्ध द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले संभावित युद्ध ने परास्त कर दिया, क्योंकि हमारे सामने अब और भी बहुत सारे लोग जो है, वो बहुत सारे देश है, वो परमाणु संपन्न बन गए। तो इस प्रकार से जहां पर युद्ध की स्थिति निर्मित होती थी, आज लोग उस युद्ध को टाल करके आपसी सहयोग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार से जब गुट बढ़ रहा है तो लोग जो है युद्ध को त्याग करके समझौता में ध्यान दे रहे हैं, सहयोग में ध्यान दे रहे हैं। यही है तनाव शैथिल्य। इसीलिए हम तनाव शैथिल्य को अपनाएं। अब हम देखते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि। तनाव शैथिल्य के अंतर्गत सीमित परमाणु परीक्षण संधि भी हुई। अब इस सीमित परमाणु परीक्षण संधि के अंतर्गत क्या बातें की गई? वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। परमाणु परीक्षण जो है वो अब कैसा होगा? सीमित होगा। तो ये जो संधि है 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी है। सीमित मात्रा में परमाणु परीक्षण होगा। और अगला जो है हमारा परमाणु अप्रसार संधि, तनाव शैथिल्य के परिणाम स्वरूप। तो ये जो परमाणु अप्रसार संधि है, केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार बनाने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। अप्रसार संधि रोकना। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाता है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया है। इसके अंतर्गत जो 5 शक्तिशाली राष्ट्र थे उस समय, जो वर्तमान में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, उनको परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना गया, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि जो है 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। अब हम देखेंगे सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। तनाव शैथिल्य के पश्चात, है ना, मित्रता बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अस्त्र शस्त्र को कम करने की बात की गई है ना। तो यहां पर एक और संधि हुई थी, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। अस्त्र का न्यूनीकरण, अस्त्र कम किए जाएंगे।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने के लिए एक संधि की। इसको कहा जाता है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। अब हम तीसरा देखेंगे, सोवियत संघ तथा चीन के मध्य मतभेदों में वृद्धि। यह तनाव शैथिल्य अपनाने का एक कारण यह भी है। तो सोवियत संघ तथा चीन दोनों ही साम्यवादी देश थे, लेकिन दोनों में मतभेद पैदा होने से युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो सकती थी। तो इसको हम कैसे निपटा सकते हैं, युद्ध जैसी स्थिति को कैसे निपटा सकते हैं? तो इनके बीच में सहयोग मित्रता के माध्यम से हम युद्ध को रोक सकते हैं, मतभेद को रोक सकते हैं। इसलिए तनाव शैथिल्य को बल मिला। चौथा कारण है सोवियत संघ द्वारा सह अस्तित्व की नीति। यह भी जो है हमारे लिए तनाव शैथिल्य को अपनाए जाने का कारण है। तो ख्रुश्चेव के कार्यकाल के दौरान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की सोवियत संघ की धारणा से तनाव शैथिल्य के विचार को आगे बढ़ने और पुष्पित पल्लवित होने का अवसर मिला। अब तनाव शैथिल्य अपनाए जाने का जो पांचवा कारण है वो निर्गुट आंदोलन की भूमिका, गुट निरपेक्ष आंदोलनों की भूमिका। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गुट निरपेक्ष आंदोलन को साम्यवादी तथा लोकतांत्रिक दोनों राष्ट्रों से मित्रता तथा सहयोग बढ़ाने में सफलता मिली। इससे इन राष्ट्रों के मध्य में मित्रता सहयोग की भावना विकसित हुई। तनाव शैथिल्य को अपनाए जाने का छठवां कारण है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सोवियत गुट की भूमिका में बढ़ोतरी। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ की बढ़ती भूमिका ने भी अमेरिका को तनाव शैथिल्य के पक्ष में सोचने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि सोवियत संघ की भूमिका बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। इसलिए अमेरिका जो है वो मित्रता की ओर आगे बढ़ा और उसने तनाव शैथिल्य के पक्ष में सोचना प्रारंभ कर दिया। अब हम देखेंगे वियतनाम में अमेरिका की असफलता। तो वियतनाम में अमेरिका के बढ़ते हस्तक्षेप के पश्चात भी सन 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया। वो हस्तक्षेप कर रहा था, लेकिन अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया और वियतनाम का एकीकरण हो गया। अमेरिका मजबूर हो गया, युद्ध की जगह में समझौता पे उतर गया और अमेरिका में तनाव शैथिल्य का विचार लागू हो गया। अब आठवां देखते हैं अपन, सोवियत संघ की आर्थिक आवश्यकताएं। तो सोवियत संघ एक औद्योगिकरण वाला देश था, विकसित देश है, तो उसकी आर्थिक और प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के कारण भी उसे अमेरिका के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। अतः स्टालिन युग में सोवियत नेताओं ने पूंजीवाद के साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण किया, जिससे अमेरिका और रूस दोनों अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए मित्रतापूर्ण व्यवहार किया और इस प्रकार से तनाव शैथिल्य को बल मिला। अब हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अभी तक हम दो ही पक्ष देख रहे थे। कौन कौन से? एक अमेरिका और दूसरा रूस। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं नए शक्ति केंद्र के रूप में चीन सामने उभर कर आ रहा है। तो सन 1960 के बाद चीन ने एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व राजनीति में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। चीन के एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उदय को तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया का मुख्य कारण माना जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों तनाव शैथिल्य द्वितांत की प्रमुख विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं द्वितांत के, उसके अंतर्गत पहला देखते हैं तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत दो देशों के बीच में तनाव को कम किया जाता है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता के अंतर्गत देखते हैं कि तनाव शैथिल्य के द्वारा तनाव की कमी की प्रक्रिया मुख्यतः किन देशों के मध्य में की गई? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में की गई। तीसरा देखते हैं कि तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया के अंतर्गत महाशक्तियां शीत युद्ध के तनाव में कमी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के द्वारा करती थी।
सहयोग करते थे तो तनाव कम हो जाता था। चौथा, तनाव शिथिल का मतलब है, तात्पर्य यह नहीं था कि अमेरिका सोवियत संघ के वैचारिक अथवा अन्य मतभेद को समाप्त कर दे। तनाव शैथिल्य का विशेषता है कि दोनों के साथ वैचारिक मतभेद अथवा अन्य शक्ति संघर्ष की प्रतिस्पर्धा के बावजूद उनके विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग एवं भाईचारे को बढ़ावा देना।